हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बचपन, जो कि है क्लास 6 वसंत का चैप्टर नंबर 2 बचपन। अब ये जो बचपन है स्टोरी, इसमें हम लोग इस कहानी की लेखिका के बचपन के बारे में जानने वाले हैं। इसकी लेखिका का नाम आप देख सकते हैं। इनकी लेखिका जो है वो है और कोई नहीं, कृष्णा सोबती। आपने कहीं ना कहीं तो कृष्णा सोबती का नाम सुना ही होगा। तो हम लोग बाकी बातें करने से पहले इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो इसका पहला है, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी और बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसीलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहना करती थी, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन में कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकरवॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, अब चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ते। तो ये जो चैप्टर है, इसमें लेखिका अपने बचपन की ओर हमें ले जा रही है। तो लेखिका हमें कहती है कि लेखिका हमसे उम्र में इतनी बड़ी है कि वो हमारी दादी भी हो सकती है और हमारी नानी भी, बड़ी बुआ भी और बड़ी मौसी भी। परिवार में लेखिका को सब जीजी कहकर ही पुकारते थे। हाँ, अब लेखिका जो है वो कुछ दिनों से खुद को बड़ा यानी कि सयाना महसूस करने लगी है। शायद इसीलिए क्योंकि वो पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। उसके पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आ गए थे। पहले वो रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, अब सफ़ेद पहनती है। उसे अब पहले गहरे रंग पहनने का मन करता था, अब हल्के रंग। उसने पहले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी है, जैसे कि फ्रॉक, फिर निकरवॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब वो चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ते पहनती है। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुनटों वाला घेरेदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरे ग्रे थे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। मतलब बचपन के कुछ फ्रॉक्स जो थे वो लेखिका को अभी तक याद थे। कुछ एक ऐसा फ्रॉक था जो हल्का नीला था और पीला धारी वाला फ्रॉक भी था उसका, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्का गुलाबी रंग का जिसमें बारीक चुनटों वाला घेरेदार फ्रॉक था वो, और नीचे गुलाबी रंग का फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर जेब के रुमाल में बालों के इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बहुत सारे प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे पर टकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का, अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा और उसके साथ सफ़ेद कोटी। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लेखिका को अपने बचपन के बारे में याद है, जो वो बचपन में पहना करती थी। ऐसे कपड़े जिसका पहले वो पहना करती थी, जो उसे अभी तक याद है। तो इसका मतलब कि ये तो ज़रूर सिद्ध होता है इस बात से कि वो जो भी पहना करती थी उसे वो अच्छे लगते थे, इसीलिए तो वो इतनी बड़ी होके भी उस सबको याद रखी है। और बचपन में उसे अपने मोज़े और स्टकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोज़े खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसलिए सख्त मनाही थी। मतलब वो लोग अपने मोज़े खुद धोआ करते थे। उनको नौकर या नौकरानी को देने का, जैसे आजकल किसी लोगों के मोज़े ख़राब हो जाते हैं तो वो अपने मोज़ों को नौकर या नौकरानी को दे सकते हैं, लेकिन इसकी सख्त मनाही थी उनके घर पे। वो सारे जो बच्चे थे वो इतवार की सुबह इसी में लगाते, मतलब कि मोज़े धोते रहते थे। अपना धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते भी।
जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। अब वो लोग जो थे, जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती थी। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई किस्म के शू आ चुके हैं, कहना होगा कि ये पहले से कई ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। हर शनिवार वो जो थे, वो ऑलिव ऑयल का कैस्टर ऑयल उन्हें पीना पड़ता था। ये एक बहुत कड़वी दवाई हुआ करती है, ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल। ये एक मुश्किल काम था क्योंकि शनिचर की सुबह से नाक में इसकी गंध आने लगती थी। छोटे शीशे के ग्लास जिन पर ठीक खुराक के निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मिलती हुई लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते तो वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं। हमारे बचपन में कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई हैं, कचौड़ी समोसा पेटिस में बदल गया है, सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में हैं बदल गए हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेंट विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर माल से ज़्यादा दूर नहीं था, तो यहाँ पे ये मॉल की बात कर रहे हैं ये लोग। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुँच जाते। वहाँ से एक उतराई उतरते और माल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावती। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा लेकर खाती। शिमला के कॉफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे और मीठे, कुछ एकदम लाल तो कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गज़ब की चीज़, आग पर भूने जाते हैं और फिर छिलके उतारकर मुंह में। चने जोड़ गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोड़ गरम की पुड़िया जब तब थी, वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना चोर गरम उन दिनों स्कूल में हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़ियों पर तेज़ मसाला बुड़कवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालते और कदम उठाने में एक एक घास की लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता है। तो उसके बाद है, हम जाने क्यों घोड़ों को कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हुष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखों का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज आवाज़ फैल जाती। लगता है कि इसके संगीत में प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर तक फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगी और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी, यानी कि शाइनिंग करने लगी। रिज पर की नौरक और मॉल की दुकानों की चमक भी वे क्या कहने। स्कैंडल पाइट, भीड़, उभरता कोलाहल। सर्वर स्कैंडल पाइट के ठीक सामने
उन दिनों का एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम शिमला कालका ट्रेन की मॉडल बना हुआ करता था। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वहीं थी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। देखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी की मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मैंने कभी नहीं भूला। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा सा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है? इस उम्र में ऐनक? दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएंगे। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा? हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की यह नई लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहना, फिर उतारी, देखती ही रही। सूरत बनी लंगूर की। नहीं नहीं नहीं। हाँ हाँ हाँ, मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी। अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। अब कभी उतारा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुबीतों वाली हिमाचली टोपियाँ। तो यहाँ पे हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।